हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी तक हमने बात की थी कि स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या होता है और ऑपरेशनल कंट्रोल क्या होता है। ये सब हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम टेक्निक्स की बात करेंगे कि स्ट्रैटेजिक कंट्रोल करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ कर सकती है और ऑपरेशनल कंट्रोल करते हुए कौन कौन से अल्टरनेटिव उसके पास अवेलेबल होते हैं। वन बाय वन बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की। देखो, इतना हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या होता है। वो ये चेक करने के लिए होता है कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं, यानी वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या जो कंडीशन हमने देखी चेक की थी जब हमने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की थी उस अकॉर्डिंग वो कंडीशन आज भी अवेलेबल है या नहीं है। यानी ये देखना कि अगर कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आया हो या कोई भी चीज़ ऐसी चेंज हुई हो जिसकी वजह से हमें ज़रूरत है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें, तो हम क्या करें, उसमें टाइमली मॉडिफिकेशन करें ताकि जितना भी पॉसिबल लॉस है वो उसे हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके जितना हो सके। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जिन टेक्निक्स का यूज़ करती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला स्ट्रैटेजिक मोमेंटम कंट्रोल और दूसरा स्ट्रैटेजिक लीप कंट्रोल। जो स्ट्रैटेजिक मोमेंटम कंट्रोल है वो ऑर्गेनाइजेशन तब यूज़ करती है जब उसका एनवायरनमेंट जो है नॉर्मली स्टेबल रहता हो, यानी उसके एनवायरनमेंट में जो चेंजेस है, देखो वैसे तो एनवायरनमेंट डायनामिक है, थोड़ा बहुत चेंजेस तो उसमें आएंगे ही आएंगे, बट रिलेटिवली जब उसे लगता है कि नॉर्मली उसकी जो इंडस्ट्री है उसमें क्या होता है, स्टेबलनेस रहती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, तो वो क्या करती है, स्ट्रैटेजिक मोमेंटम कंट्रोल की टेक्निक्स का यूज़ करती है। और अगर उसके लगता है कि उसके एनवायरनमेंट जो ऐसा है वो बहुत ही डायनामिक है, फ्रिक्वेंटली उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो वो जिन टेक्निक्स का यूज़ करती है वो होती हैं आपकी स्ट्रैटेजिक लीप कंट्रोल। पहले हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मोमेंटम कंट्रोल की, यानी उन टेक्निक्स की जिनको स्टेबल इन्वायरमेंट में यूज़ किया जाता है। इनमें सबसे पहली जो आपकी टेक्निक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर। देखो, हम सबको पता है, हम सब ने पढ़ा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में किया क्या जाता है कि जितना भी काम होता है उनको क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग सेंटर्स को पकड़ा दिया जाता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ एक वर्क से रिलेटेड होती है वो सारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के पास होती हैं, जिनका क्या होता है, जिनको ये काम करने का ऑब्जेक्टिव, उनके लिए एक टाइप से ये ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें क्या करना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है उन्हें क्या करना है, टाइमली कंप्लीट करना है। नॉर्मली हमने जो इन्वेस्टमेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पढ़े हैं वो है इन्वेस्टमेंट, रिवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। यही चार होते हैं मेन ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या करती है जो ऑर्गेनाइजेशन इस टेक्निक को यूज़ करती हैं, वो क्या करती हैं कि इन चार जितना भी काम है उन सारों को इन चार रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में डिवाइड कर देती हैं। और ये क्या करती हैं, चेक करती रहती हैं कि कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है अपना काम जो है अच्छे से नहीं कर पा रहा। अगर उसे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा तो वो क्या चेक करेगी कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी वो क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की हेल्प लेती है, या फिर कह लो कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को ड्यूटी असाइन कर देती है कि उन्हें क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना है कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे रिगार्डिंग अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आया है तो उस चीज़ का ध्यान उन चीज़ को उन्हें रखना है। तो ये आता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर में। दूसरी टेक्निक जो स्टेबल इन्वायरमेंट में यूज़ की जाती है वो है अंडरलाइन सक्सेस फैक्टर। अंडरलाइन सक्सेस फैक्टर में क्या किया जाता है कि हर फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दिया जाता, वो सारे फैक्टर को अलग से अंडरलाइन कर लिया जाता है, यानी राइट डाउन कर लिया जाता है कि जिनका आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, और उनको क्या कर किया जाता है, फिर मॉनिटर किया जाता है, यानी उनको क्या किया जाता है, प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि उन फैक्टर्स में कोई चेंज आए तो हमें पता चल जाए कि पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन हमारी स्ट्रैटेजी में ज़रूरत है। थर्ड टेक्निक जो है वो है जेनरिक स्ट्रैटेजी अप्रोच। यानी अगर आपका एनवायरनमेंट स्टेबल है तो आप क्या कर सकते हो, जेनरिक स्ट्रैटेजिक अप्रोच को भी यूज़ कर सकते हो। ये अप्रोच क्या कहती है कि आप क्या करो, खुद से कुछ काम मत करो। यानी ये हमें पता है कि कोई ना, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, उनकी स्ट्रैटेजी आपस में मिलती जुलती होती है, सेम टाइप की फर्म की। तो ये कहते हैं खुद काम करने की बजाय क्या करो, किसी ऐसी फर्म को पकड़ लो जो कि क्या है, आपसे मिलती जुलती है, जिसकी स्ट्रैटेजी आपके अकॉर्डिंग है। तो आप उनको देखो, अगर उनकी स्ट्रैटेजी स्मूथली जा रही है, वो स्ट्रैटेजी में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी स्ट्रैटेजी भी सही जाएगी, आपको भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये थे हमारी तीन टेक्निक जो स्ट्रैटेजिक मोमेंटम कंट्रोल की थी, यानी जब इन्वायरमेंट आपका स्टेबल है। दूसरा, जहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है वहाँ पर जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो है आपकी स्ट्रैटेजिक लीप कंट्रोल। इसमें फर्स्ट जो आपकी टेक्निक आती है वो है स्ट्रैटेजिक इशू मैनेजमेंट।
स्ट्रैटेजिक इशू मैनेजमेंट क्या करती है, वो स्ट्रैटेजी में कमी आने के बाद नहीं देखती, बल्कि वो पहले से क्या करती है, जो जो इश्यूज उसे लगता है, यानी जिसको भी काम असाइन किया गया, जो भी इशू उसे लगते हैं कि क्या है आपकी स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम आ सकती है, उन इश्यूज़ को अलग से राइट डाउन कर लिया जाता है और उनके जो पॉसिबल अकरेंस है कि उनमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, उनके कॉन्टिजेंट प्लान पहले से रेडी कर लिए जाते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हम ये कर लेंगे, अगर सेकंड सिचुएशन आ गई तो हम वैसा कर लेंगे। यानी पहले से सब कुछ डिसाइड करके रखते हैं ताकि एट अ टाइम कुछ भी हो हम क्या है, हम रेडी हैं, जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आएगा हम अपनी स्ट्रैटेजी में मॉडिफिकेशन कर देंगे। सेकेंड टेक्निक है आपकी स्ट्रैटेजिक फील्ड एनालिसिस। जो आपका फील्ड एनालिसिस है वो क्या करता है, प्रॉपर फील्ड की ही चेकिंग करता है। देखो जैसे इसका नाम बता रहा है कि फील्ड को चेक करेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फील्ड है उसको भी और जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको भी, यानी दोनों को ही नज़रों में रखेगा, दोनों फील्ड पे अपनी निगाह रखेगा कि किस फील्ड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ताकि उन चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या कर सके, ये ध्यान रख सके, ये पता लगा सके कि क्या उन चेंजेस का इफेक्ट आपकी स्ट्रैटेजी पे आ सकता है, और लगता है स्ट्रैटेजी पे आएगा तो क्या करो, स्ट्रैटेजी में मॉडिफिकेशन कर दो। थर्ड आपकी टेक्निक है सिस्टम मॉडलिंग। सिस्टम मॉडलिंग टेक्निक क्या कहती है, ये एक कंप्यूटराइज नेटवर्क सिस्टम है जहाँ पे क्या कर लिया जाता है, कंप्यूटर में क्या करते हैं, मान लो एक मॉडल बना लिया कि किस फैक्टर का रिजल्ट किसके ऊपर आता है, और फिर क्या करते हैं, टाइमली उन फैक्टर्स को चेक करते रहते हैं कि उन फैक्टर में चेंज आया तो उसका क्या इंपैक्ट दूसरी चीज़ों के ऊपर आ रहा है, ताकि टाइमली हमें क्या पता चल जाए कि कहाँ चेंजेस हुए हैं एंड अपनी मॉडिफिकेशन हम स्ट्रैटेजी में कर सकें। लास्ट जो टेक्निक है स्ट्रैटेजिक लीप कंट्रोल की, वो है राइटिंग ऑफ सिनेरियो। सिनेरियो राइटिंग क्या किया जाता है, इसमें जो इन्वायरमेंट लग रहा है ना कि प्रेडिक्ट हो रहा है कि फ्यूचर में होगा, यानी हर चीज़ से रिगार्डिंग इन्वायरमेंट को प्रेडिक्ट किया जाता है, फिर जो जितना भी प्रेडिक्शन हुआ है उनको क्यूमुलेट कर लिया जाता है, अलग अलग कंडीशन बना के देखी जाती है कि इसका इफेक्ट क्या आएगा, इन दोनों मिलके क्या इफेक्ट डालेंगी, यानी एक जो इन्वायरमेंट है ना, जो फ्यूचर में हम डायनेमिक इन्वायरमेंट बोल रहे हैं, उसका एक फ्यूचरिस्टिक व्यू लिया जाता है कि फ्यूचर में एग्जैक्ट इन्वायरमेंट क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग पहले से ही कॉन्टिजेंट प्लान क्या है रेडी कर लिया जाता है, जैसे कि आप स्ट्रैटेजिक इशू मैनेजमेंट में करते थे। बट यहाँ पर सारा काम लिख के होता है, और क्या करते हैं, सारे इन्वायरमेंट को एक साथ क्या करते हैं, वहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन से इशू हो सकते हैं, यहाँ पे हम पूरे इन्वायरमेंट को प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं कि कैसी कैसी सिचुएशन अराइज होगी। ठीक है, तो ये थी आपका स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे अगर इन्वायरमेंट में चेंज आया तो हमें अपने स्ट्रैटेजी में चेंज करना है। अब बात आती है आपकी ऑपरेशनल कंट्रोल की। ऑपरेशनल कंट्रोल के बारे में इतना हम डिस्कस कर चुके थे कि ऑपरेशनल कंट्रोल क्या होता है, कि आपको क्या करना है, जो आपको चेंजेस लाने हैं, यानी जो कंट्रोल करना है वो स्ट्रैटेजी में नहीं करना है, बल्कि जो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो आपका ऑपरेशनल लेवल है, वहाँ पर आप चेक कर रहे हो कि आपकी स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन में उसके रिसोर्सेज के एलोकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी जिनको काम असाइन किया गया है वहाँ कोई इशू नहीं है। इस बात को चेक करने के लिए होता है आपका ऑपरेशनल कंट्रोल। ये हम कर चुके थे। अब हम बात करते हैं इसकी टेक्निक्स की कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो है ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर कंसिडर होती हैं। इसमें जो आपकी फर्स्ट टेक्निक है वो है VRIO फ्रेमवर्क। ये इंटरनल एनालिसिस के अंदर आती है, यानी एक कैटेगराइजेशन किया जाता है कि ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से चेकिंग करती हैं, इसलिए इनको इंटरनल एनालिसिस का नाम दिया गया है। इसमें जो आपकी फर्स्ट टेक्निक है वो है VRIO फ्रेमवर्क, यानी वैल्यूएबल, रेयर, इनमिटेबल एंड ऑर्गेनाइज फॉर यूसेज। देखो वैल्यूएबल हमारी वो क्वालिटीज़ होती हैं, यानी जो हमारे लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट देने वाली हैं। रेयर का मतलब है जो हर किसी के पास नहीं पाई जाएगी। इनिमिटेबल यानी जिसकी नकल उतारना मुश्किल है। और ऑर्गेनाइज फॉर यूसेज का मतलब है जिसे हमें यूज़ करना अच्छे से आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इस फ्रेमवर्क का कैसे यूज़ करती हैं, वो देखती हैं कि उनके पास कौन सी कॉम्पिटेंसी है जो दूसरों के मुकाबले उनके पास अच्छी है। वो लोग क्या करते हैं, मान लो मैंने ये फ्रेमवर्क बनाया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मान लो उसके पास क्या है, वैल्यूएबल कुछ है, उसे उसको यूज़ भी, चलो पहली कंडीशन में मान लो कि उसके पास जो है ना वो वैल्यूएबल है, यानी उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, उसके पास कुछ अलग भी नहीं है, रेयर यानी रेयर भी नहीं है, उसकी ऐसा भी, मतलब जब कुछ है ही नहीं तो ये तो होंगे ही नहीं। तो आपकी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है, सिर्फ वीकनेस है। अगर उसके पास कुछ वैल्यूएबल है
और उसका उसे यूज़ भी करना आता है, चाहे वो रेयर भी नहीं है यानी सबके पास मिल जाती है और उसकी नकल करना भी कोई मुश्किल नहीं है, स्टिल वो क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ होगी। अगर क्या है वो वैल्यूएबल है, उसे यूज़ करना भी आता है और रेयर भी है, यानी हर किसी के पास नहीं मिलती है बट कम मिलती है, सिलेक्टिव पर्सन के पास मिलती है, तो वो क्या है, उसकी स्ट्रेंथ तो है ही, साथ में डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी है वो उसकी, यानी कुछ अलग है उसके पास थोड़ा सा दूसरी फर्म्स के साथ के मुकाबले। फोर्थ कंडीशन है कि जो उसके पास है वो वैल्यूएबल भी है, रेयर भी है, उसकी नकल करना भी आसान नहीं है और वो उसे यूज़ भी करना आता है। तो क्या होगी, स्ट्रेंथ भी होगी, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी भी होगी, साथ में सस्टेनेबल भी होगी, यानी ऐसी है जिसको वो लंबे टाइम तक बेनिफिट उठा सकती है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, VRIO फ्रेमवर्क का यूज़ करती है ये देखने के लिए कि उसके पास कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिनका वो बेस्ट यूज़ कर सकती है अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में, और उनके थ्रू पता लगाती है कि कौन सा काम ऐसा है जो हम कर सकते हैं बट हम नहीं कर रहे, तो ताकि वो क्या कर सके, उस काम को करके जो भी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम थी उसको सोल्व कर सके। दूसरा जो आपका मेथड है वो है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस हम सब ने पढ़ा है, प्राइमरी और सपोर्टिव दो एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी जिसमें हम क्या करते हैं, दो टाइप्स में सारी एक्टिविटीज़ को बांट देते हैं। तो इसमें वैल्यू चेन एनालिसिस में ऑर्गेनाइजेशन करेगी क्या, वो वैल्यू चेन के बेस पे डिसाइड करेगी कि कौन सी एक्टिविटी जो इनबाउंड लॉजिस्टिक है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, या सारे सुटेबल चल रही हैं या नहीं चल रहे हैं। यानी एक्टिविटीज़ वाइज जब ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है अपनी स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन को, तो हम बोलते हैं वो यूज़ कर रही है वैल्यू चेन एनालिसिस का। देन फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस में आ जाते हैं, देखो इसमें क्वांटिटेटिव भी आ जाता है, मतलब फाइनेंशियल भी आ जाता है और नॉन फाइनेंशियल भी आ जाता है। फाइनेंशियल यानी जहाँ पर हम एक्यूरेट फिगर्स का यूज़ करते हैं अपने एनालिसिस को करने के लिए कि हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही जा रही है या नहीं, तो वहाँ यानी हमारी स्ट्रैटेजी सही जा रही है, तो उसके लिए जो फाइनेंशियल मेथड यूज होते हैं उसमें आ जाता है आपका रेशियो एनालिसिस, यानी जहाँ पर एक्यूरेट, यानी आप लिक्विडिटी को निकालोगे, आपकी सॉल्वेंसी को निकालोगे और उसके बेस पे जज करोगे कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी स्मूथ चल रही है। जो आपके नॉन फाइनेंशियल है वहाँ पर ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर्स का यूज़ तो करेंगे क्योंकि क्वांटिटेटिव मेथड है, बट वो जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर होंगे, एक्यूरेट फिगर नहीं होंगी। जैसे आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती थी, जहाँ पर हम एक्टिविटीज़ को पार्टीशन कर देते थे कि जो सबसे मेन एक्टिविटी है वो ए में रखेंगे, उसको इतने % देंगे, बी को इतना देंगे और सी को इतना। तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव्स को यूज़ कर रहे हैं, बट वो नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव्स है, उन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं ये मेजर करने के लिए कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसी जा रही है। देन है आपकी क्वालिटेटिव टेक्निक। क्वालिटेटिव टेक्निक्स क्या कहती हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्वालिटीज़ के थ्रू जज कर रहे हो, यानी सर्वे वगैरह कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, उनके थ्रू जज कर रहे हो अपनी स्ट्रैटेजी को, तो हम उसे बोलते हैं कि हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस का यूज़ किया है फॉर स्ट्रैटेजी चेकिंग। नेक्स्ट है आपकी कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी जहाँ पर हम दूसरों से कंपेयर करके चेक करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी कैसे जा रही है। इसमें जो आपका फर्स्ट मेथड है वो है हिस्टोरिकल एनालिसिस, यानी हम पास्ट से चेक कर रहे हैं अपनी करंट की परफॉर्मेंस को, यानी करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनको पास्ट में जो चीज़ें थी, यानी जो पिछले साल का हमारा डाटा रहा है, जब उनके साथ हम कंपेयर करके चेक करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल एनालिसिस। इंडस्ट्री नॉर्म्स, यानी आप जो चेकिंग कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, अपने पिछले डाटा से ना करके बल्कि इंडस्ट्री का जो एवरेज है, इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसके साथ कंपेयर करके अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हो, तो हम बोलते हैं कि इंडस्ट्री नॉर्म्स का यूज़ किया जा रहा है फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस। एंड थर्ड एंड लास्ट है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में क्या किया जाता है, उन फर्म्स को सिलेक्ट किया जाता है जो किसी काम में बेस्ट हैं, यानी आपने बेस्ट को सिलेक्ट कर लिया और आप उसके साथ कंपैरिजन अपना कर रहे हो, तो हम उसे बोलते हैं कि बेंचमार्किंग मेथड का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपकी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि सब एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंबाइनली वर्क करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पहले से ही सबको क्या कर देती है, प्रिपेयर कर देती है, अच्छे से काम करवाती है, सो डैट जितना भी काम है वो राइट डायरेक्शन में जाए। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में जो परफॉर्मेंस होती है वो साथ के साथ इवैल्यूएट होती चलती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ सब जा रहे हैं या नहीं, तो टाइमली अपने आप ही चेक हो जाएगा अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी। की फैक्टर रेटिंग का मतलब होता है, यानी आप क्या कर रहे हो, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंस डिपार्टमेंट के, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, उन्हें अलग से हाईलाइट कर रहे हो और उनके ऊपर क्या कर रहे हो, चेक रख रहे हो, नज़र रख रहे हो कि वहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं की सक्सेस फैक्टर्स।
कोई और मेथड भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है, वो बजटरी कंट्रोल को यूज़ कर सकती है, जीरो बेस बस्टिंग को यूज़ कर सकती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को यूज़ कर सकती है, कोई भी टेक्निक हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन जो यूज़ कर सकती है। मतलब जो भी ऐसा मेथड है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकती है, वो सभी मेथड क्या है आपके स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के और जो मतलब स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल के अंडर आएंगे। क्योंकि आपको इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करने का मतलब ही ये होता है कि आप ये चेक करो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। तो आप इनसे अलग भी कोई मेथड जो है मेंशन करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। ये मेथड मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताया बिकॉज आई नो आप लोगों को पता है ये सारे वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, हिस्टोरिकल फिगर से कंपेयर करना क्या होता है। सो अगर आप किसी को डाउट हो इनके रिगार्डिंग तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।